डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट जामिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 2023 का पेपर है, जो आज से 2-3 दिन पहले हुआ था 2 मई को, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैंने बताया भी था कि मैंने क्यों इस पेपर को नहीं लिया और पहले पॉल साइंस का, क्योंकि ये मुझे बहुत अर्बिट लगा था फर्स्ट जब मैंने इसको व्यू किया था। और मैंने काफ़ी इसके बारे में तल्ख जो है टिप्पणी भी की थी अपने ओपनिंग रिमार्क में लास्ट वीडियो में। लेकिन आज मैंने फिर से मॉर्निंग में मुझे लगा कि चलो थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा देखता हूं इसको। तो मुझे उतना अर्बिट नहीं लगा। ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी पेपर को देखते हैं तो आपको बहुत उटपटांग लगता है, लेकिन गौर से यदि आप उसको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ठीक है, वो टफ है, कुछ क्वेश्चन अर्बिट हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ठीक भी हैं। तो नाउ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये पेपर टफ था। पहला बात है कि ये टफ है, इसलिए इसमें कट ऑफ लो जाएगा। सेकंड है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि 100 क्वेश्चन है तो यू शुड बी रेडी टू हैव 10 अर्बिट क्वेश्चन, 10 अर्बिट क्वेश्चन, और एटलीस्ट 10 to 15 टफ क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन निकाल दीजिए। 75 शुड बी इजी टू मॉडरेट, जिसमें से 40 बिल्कुल इजी होंगे और रिमेनिंग मॉडरेट होंगे। सारा गेम जो होता है वो वही होता है कि वो 75 क्वेश्चन में कितना आप करते हैं सॉल्व। यदि आपने 75 में 70 किया, जो एक अच्छे स्टूडेंट्स आशा की जाती है, तो यू शुड नॉट बॉदर कि बाकी जो 30 क्वेश्चन है उसमें आपको कितना आता है, क्योंकि कुछ भी कम से कम आएगा तो 10 आप बना लेंगे। और 80 आने पे इस तरह के पेपर को तो आप बिल्कुल क्रैक कर लेंगे। जिसको 80 आ गया समझिए वो विनर है। और इवन 70 आने पे भी इसमें आपको एडमिशन हो सकता है। तो चलिए इस पेपर को, जिसको मैंने रिविजिट किया है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि मैं थोड़ी बहुत जो है अपने ही जो 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 एफर्ट है उसको बता देता हूं, क्योंकि मैं और कहीं प्रचार करता नहीं हूं। तो ये एक तरह से मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार है। अभी भी यदि आप एक क्रैश कोर्स की तरफ है, वैसे ये जो है CUET PG ग्रुप चल रहा है, लेकिन अब ये क्रैश कोर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें अब रिवीजन शुरू हो रहा है। आज इसका सेकंड रिवीजन है, कल फर्स्ट रिवीजन हुआ था। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है रिवीजन और मॉक टेस्ट, वो अभी जो है चल रहा है। और जो भी अभी ज्वाइन करेंगे उनको सारे जो करीब 25 पेपर हैं वो आपको मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सारे रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं, क्योंकि इस बार सारे सेशन रिकॉर्डेड हैं। तो आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो पुराने मेंबर को है। ऑफ कोर्स आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे मटेरियल आपको एक बार मिल जाते हैं। और आपको लास्ट में जो रिवीजन चल रही है क्रैश कोर्स के तौर पे, उसको भी लाइव एक्सपीरियंस का मौका मिलता है। यहाँ पे सारी कुछ लिखी गई है एकदम एकदम एट ए नॉमिनल कॉस्ट। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आगे आपको गाइड की जाएगी। ये दो गाइड के बारे में बता दूं। यदि आप CUET PG एग्जाम दे रहे हैं, या CPET उड़ीसा दे रहे हैं, या AMU दे रहे हैं, तो जो बेस्ट जो एग्जाम गाइड हो सकती है ये है डेफिनेटली। इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो 1500 क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पे हैं। इसकी भी डायरेक्ट लिंक मैंने दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर का दौर होता है शुरू। उसके पहले एक दो डिस्क्लेमर। पहले तो जो मुझे मिले हैं JPG फाइल, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं दुखी हुआ, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना डिफिकल्ट है पढ़ने में। और ऐसे ही मुझे सारे मिले, आई डोंट नो। तो इसके चलते मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी मुझे लगता है कि हम आपके लिए पढ़ देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, और पढ़ा जा रहा है। सेकंड ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ही, मैंने उसमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो इतना अरबिट है कि उसको खोजने में भी समय देना बेकार है। तो उसको मैंने ऐसे ही काट दिया है, छोड़ दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको ऐसे ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि केवल फंडामेंटल राइट ही गारंटीड है। तो आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, अब जो यहाँ पे लिखा गया फ्रीडम ऑफ ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है 300A आर्टिकल के तहत, लेकिन अब ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 44th अमेंडमेंट जो है, जो हुई थी 1978 में जनता पार्टी के गवर्नमेंट में, उससे इसको हटा करके, इसको पहले ये आर्टिकल 31 में होता था, उससे हटा के इसको 300A में डाल दिया गया। उसके बाद से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गई है, लेकिन फंडामेंटल राइट मतलब गारंटीड राइट नहीं है। द कॉन्सेप्ट, तो इसका सही आंसर होगा बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इस किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इतने सारे आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था, शायद कभी बताया हो, कि ये जापान से लिया गया है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन, इसको डिफिकल्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ।
इसका मायने क्या है वो तो एक लाइन में कहें तो ये है कि जैसे आपकी जान लेनी है सरकार को, मतलब आपको फांसी पे लटकाना है, तो ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से सरकार आपकी जान ले सकती है। संपत्ति भी एक्वायर करना है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून का राज होगा, कोई आर्बिट्रेरी नहीं है कि राजा ने कहा इसका सर कलम कर दो, यही इसका मायने होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो है उससे सीधा सीधा ये जुड़ा हुआ है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, मतलब इसका ये हिंदी में मैं पढ़ दूंगा, तर्जुमा कर देता हूं हिंदी में, मतलब ये है कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उस पर अल्टीमेट एक्शन लेने का हक किसको है, क्या सुप्रीम कोर्ट को है, पार्लियामेंट का है, प्रेसिडेंट का है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट का ही हक है और किसी का नहीं है। पार्लियामेंट में एक बॉडी होती है, सीएजी कहते हैं, सॉरी सीएजी, कमिटी ऑन पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें सीएजी के रिपोर्ट को रखा जाता है थ्रू प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और वहां पे उसकी बहस होती है, उस पर एक्शन होता है। तो पार्लियामेंट, विच ऑफ द कमिटी रिपोर्ट्स रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, मतलब किस कमिटी ने लोकपाल, लोक आयुक्त की स्थापना की अनुशंसा की थी। ये आप गेस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम 1968 में जो फोर्थ लोकसभा था, ये मैंने कई बार बताया है, उसमें पहली बार जो है शांति भूषण जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, फिर 8 बार जाकर के 2013 में ये बिल पास हुआ। तो ये कहानी तो आपको मैंने कई बार बताई है। तो आपको जब 1968 में पहली बार हुआ तो 1966 में जो है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बैठी थी, तो डेफिनेटली उसी का हुआ होगा। अब यहाँ पे चूंकि फर्स्ट एआरसी है, थोड़ा सा इसका इतिहास थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके फर्स्ट, पहले इसके चेयरमैन मोरारजी देसाई बनाए गए थे, लेकिन बाद में इसमें शायद हनुमंतैया, मेमोरी से बोल रहा हूँ वो, क्योंकि ये शायद 22 प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इसके चलते इनको हटना पड़ा था, तो हनुमंतैया जो है उन्होंने इसका चार्ज लिया। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी। उसके बाद केवल एक ही बार और बना हुआ है सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली थे। ये 2005 में बनी थी, 2008 से 9 तक इन्होंने 15 रिपोर्ट दी जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फाइनेंस कमीशन डज नॉट मेक रिकमेंडेशन ऑन, अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि बड़ा टफ है, आप जब चारों को पढ़ेंगे, जो मैं नहीं पढ़ रहा हूं टाइम बचाने के लिए, तो आपको यहां पे आएगा कि द अमाउंट ऑफ मनी टू बी एलोकेटेड टू द स्टेट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब यदि आपने थोड़ा भी पब्लिक अकाउंट के बारे में पढ़ा है तो आपको पक्का पता होगा ये हो ही नहीं सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि पब्लिक अकाउंट, दो टाइप के अकाउंट यहाँ हैं, देखिए आर्टिकल 266 में लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम खजाना कह सकते हैं, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट जो है एक तरह का, आप गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, जितना हम लोग प्रोविडेंट फंड में रखते हैं, जितना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, जितने भी सरकार बॉन्ड इशू करती है, लोन लेती है, जहां पे कि सरकार को लौटाना है, वो एक समझिए कि बैंक में पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को कोई बंटवारा उठवारा नहीं होता है, क्योंकि उसको तो रखना है और आपको लौटाना है। तो इसीलिए पब्लिक अकाउंट के पैसे का बंटवारा फाइनेंस कमीशन नहीं करती है। बाकी इसमें जो 3 है वो पढ़ लीजिए, वो सही होंगे। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 में वर्णित है, और अभी जो 15वां फाइनेंस कमीशन, अभी जिसका टेंडर चल रहा है 20 से 25, उसके चेयरपर्सन जो है श्री एन.के. सिंह है। ये आगे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, और एन.के. सिंह बहुत पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आईएएस रहे हैं, बहुत सारे कमेटी के इनको चेयरपर्सन बनाया गया। अभी इनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, G20 में भी इनको एक इंपॉर्टेंट जो है पद दिया गया है कोऑर्डिनेशन का। पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें आप भ्रमित मत होइएगा, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन से अच्छा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये किसने कहा था? अब ये सब क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, यदि मैं उसको 100 क्वेश्चन पूछूं कि ये किसने कहा, ये किसने ये कहा, ये किसने, तो उसका स्कोर आएगा 20 to 25, क्योंकि सबसे अर्बिट होता है कि एक सेंटेंस आप दे दीजिए, पूछिए किसने कहा था। इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलेस कि आपने पहले उसको देखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या आर्बिट भी कह सकते हैं, ये एल डी वाइट ने कहा था, जस्ट याद कर लीजिए, कहीं और पूछा जाए तो यूज होगा, अदरवाइज कोई यूज इसका नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिफर फ्रॉम फील्ड वन फील्ड टू अनदर फील्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अर्बिट नहीं है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे इवन इग्नू का मटेरियल, जहाँ पे कि इंट्रोडक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहाँ आपको इंटीग्रल एंड मैनेजरियल व्यू के बीच में फर्क मिलेगा। इंटीग्रल व्यू ये कहता है
कि प्यून से लेकर के, मतलब चपरासी से लेकर के और जो सेक्रेटरी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब हर जॉब जो है, जो जो आप देखते हैं सरकार में, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आता है। मैनेजरियल व्यू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नीचे जो क्लर्क हैं, ये सब जो डिसीजन मेकर नहीं है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, तो सपोर्ट स्टाफ हो गए। केवल जो ऊपर के मैनेजरियल स्टाफ जो है, जो डिसीजन मेकर हैं, एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो थोड़ा नैरो व्यू हो जाता है। इंटीग्रल व्यू जो है ब्रॉड व्यू हो जाता है। ये बात कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में सब्जेक्ट मैटर के अनुसार बदल जाता है, ये इंटीग्रल व्यू का पार्ट है। क्योंकि जो मैनेजरियल व्यू है वो तो कहता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एकदम यूनिवर्सल हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कुछ चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए इसको इंटीग्रल व्यू के अंदर रखा जाएगा। ये डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश की थी, इसको पढ़िएगा भी मत, क्योंकि इसमें इतना कंफ्यूजन है कि कौन सपोर्टर। ये चीज जरूर पढ़ लीजिए कि मैनेजरियल व्यू क्या है, इंटीग्रल व्यू क्या है, लेकिन इसको अभी आप होल्ड कीजिए, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं कि गूगल पे ई ज्ञान कोश कुछ और कहता है, और दूसरे शोध गंगा कुछ और कहता है। इवन मैंने चैट जीपीटी से कंसल्ट किया, वहां कुछ और कहते हैं। तो बहुत एका नहीं है कि कौन से थिंकर जो है वो मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं और कौन जो है वो इंटीग्रल व्यू को। ये जरूर आप कह सकते हैं कि हेनरी फायोल जैसे लोग तो डेफिनेटली मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते होंगे। द स्टेटमेंट डिफाइनिंग ऑथोरिटी को इस तरह से, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। हिंदी में इसको बोले तो क्या है कि आपको ये देखिए, ऑथोरिटी और पावर, इस पर इतना विशद विवेचना होती है कि दोनों है क्या भला। ऑथोरिटी मतलब होती है प्राइम मिनिस्टर। आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक सर्टेन ऑथोरिटी है। क्या है वो ऑथोरिटी? वो ऑथोरिटी है टू गिव ऑर्डर्स, वो ऑर्डर दे सकते हैं, और वो दूसरे से जिसको ऑर्डर दे रहे हैं उससे ओबीडियंस को कमांड करने की ताकत भी रखते हैं। ये जो है, ये जो एक तरह समझिए कि जो इकबाल है, ये जो आपका वर्चस्व है, उसको ऑथोरिटी कहते हैं। पावर जो है वो ऑथोरिटी के पीछे की जो ताकत है वो पावर है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर को पावर है, इसीलिए वो किसी को ऑर्डर दे सकते हैं और एग्जैक्ट कर सकते हैं ओबीडियंस। लेकिन पावर ऑथोरिटी में फर्क ये है कि केवल पावर होने से आपका ऑथोरिटी नहीं हो जाता है। मान लीजिए आज के समय में एक बहुत महान बाहुबली है और वो एकदम सबके ऊपर आतंक जमा रहा है, अपना प्राइवेट सेना रख लिया, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ सबको ऑर्डर देगा? लोग उसको मानेंगे? तो वो ब्रूट पावर है उसके पास, लेकिन उसके पास जो है लेजिटिमेसी नहीं है। तो जो लेजिटिमेट पावर होता है, जब पावर लेजिटिमेट हो जाता है, आप उसको मानने लगते हो कि यस ये सही है ये पावर का इस्तेमाल, तब जो है ऑथोरिटी में कन्वर्ट होती है। ऑथोरिटी और पावर का ऐसा बहुत सारा और डिफरेंसेस है, आपने पढ़ा होगा। ये लाइन जो है हेनरी फायोल ने कहा था। तो अगेन वेरी डिफिकल्ट अर्बिट की कौन कहा था, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है यहां पूछा जा रहा है कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था। ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन अब बन गया, क्योंकि मैंने ही तो 1 दर्जन बार जो है मैंने इसको बताया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह कांग्रेस के लीडर थे, उनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। इसके लिए पार्ट 4A जोड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे डिफिकल्ट है। अधिकतर जो कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी क्या है? कैबिनेट की सब कमेटी, जैसे इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है, सिक्योरिटी कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी है, लाइक दिस। उसमें से जो पार्लियामेंट्री अफेयर की जो कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते। इसके अलावा जो एकोमोडेशन कमेटी भी जो होती है, जो सरकारी घर वर के फैसला करती है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। अब कौन करता है? तो कई बार इसको होम मिनिस्टर करते हैं, कई बार डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी सीनियर मिनिस्टर कर सकता है कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। इवन मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर भी कर सकता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ ए स्टेट, वो जो है किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? यहाँ ये भी आपको ज्ञान दे रहा है कि आर्टिकल 243 में वर्णित है, तो वो किसके द्वारा जो है रिमूव किया जाता है? तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आर्टिकल 243 के किस में है, आई क्यू, जिसमें भी है, शायद आई में है, देख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जज ऑफ हाई कोर्ट को पता है आपको इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है, और इम्पीचमेंट का हक केवल पार्लियामेंट को दिया गया। इसका मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी केवल पार्लियामेंट ही हटा सकती है और कोई नहीं। सॉरी यहाँ पे और गंदा से गंदा होते जा रहा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, तो आपको भी थोड़ा बहुत दिखेगा यदि आप लैपटॉप पे देखते हैं या बड़े स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी को बहुत चीजें यहाँ इंडिया में रोकती है, इसलिए पार्लियामेंट यहाँ सॉवरेन नहीं होकर कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। जो सब रोकती है वो यहाँ सब लिस्ट किया गया। फंडामेंटल राइट उसको बांध देती है,
इंडियन पार्लियामेंट को कि वो उसका अमेंड भी नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू बांध देती है क्योंकि कुछ भी अमेंड करेगा, ऐसे एनजीएसी याद कीजिए, उसको डस्टबिन में फेंक देगा कोर्ट। तो फेडरलिज्म भी बांधती है, कई सारे अमेंडमेंट जो है उसमें स्टेट की भी रेटिफिकेशन चाहिए होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना इटसेल्फ पार्लियामेंट को जो है बांध देती है। इसलिए इंडिया में लीगल सॉवरेंटी कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड माना जाता है, ना कि पार्लियामेंट में। इसलिए ऑल यहाँ सही होगा, और वैसे भी ऑल होने से उसके चांस हैं ज्यादा सही होने के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी हिरार्किकल? ये जो है एनपीए के बारे में कहा जाता है, लेकिन इसको डेरोगेटरी वे में कहा जाता है। इनफैक्ट इस बड़ाई नहीं, इसको बुराई की जाती है कह के कि एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी थ्योरेटिकल है। लाइक चलिए उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि इसके मायने क्या है। द ट्रेंड इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज गिवन बाय एफडब्ल्यू। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है, ये उठा लेते हैं ये यूजीसी नेट से, और इस तरह के क्वेश्चन कोई सिलेबस में है नहीं, और वो झूठ मूठ का आपको पूछते हैं। ऐसी कोई सिलेबस में नहीं है अंडर ग्रेजुएट में। तो ये सब इनको पता ही नहीं होता कि क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो सेट करने वाले होते हैं, हो सकते हैं अपने जमाने से सोच रहे हैं उस जमाने में ये सब पढ़ाई होता होगा, लेकिन अभी ये सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए ये आर्बिट क्वेश्चन कहेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने 3 ट्रेंड बताया था, जो यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी, कि बिल्कुल ही, एक तो नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल की तरफ जा रहा है, नॉर्मेटिव से इंपेरिकल की तरफ जा रहा है, और इडियोग्राफिक से जो है नोमोथेटिक की तरफ जा रहा है। अब केवल मैं एक एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या बला है इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक। बेसिकली इसको समझिए कि इडियोग्राफिक है, एक केस स्टडी आपने ले लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जापान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बस उसकी चर्चा कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने जापान को कोरिया, चाइना, इंडिया, इन सब से कंपेयर किया तो नोमोथेटिक हो जाता है। तो उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें से आप चेक कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन मुझे लगता है सही है, शायद, मतलब देखने में भी परेशानी हो, लेकिन ये 3 जिसमें होगा वो सही होगा। 1 सही है, 2 सही है, और 5 सही है। तो 1, 2 एंड 5। Which one of the following orientation is missing in Woodrow Wilson's article entitled Study of Administration? यहीं पे आके सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ और अर्बिट होते जा रहा है। कौन आशा करता है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट से कि वो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे आर्टिकल को पढ़े, फिर एनालाइज करे कि उसमें कौन कौन से ओरिएंटेशन थे, कौन नहीं थे। लेकिन इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑड वन आउट देखिए, मतलब उसको बोलते हैं ना कि आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। यहाँ पे जब आएंगे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजिकल अप्रोच, आपको क्या लगता है कि 1887 में इकोलॉजिकल अप्रोच की कोई बात भी करता था? कभी नहीं, जब तक फ्रेडरिक्स नहीं आए थे और दूसरे थिंकर नहीं। इसलिए ये इकोलॉजिकल अप्रोच को ये नहीं करता होगा। ये मैं उसे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं अपने कॉमन सेंस से जो स्टडी किया उसके बेसिस पे कर रहा हूं कि ये आंसर सही होना चाहिए। बाकी सब बहुत ही वेग हैं, जनरल हैं, जो होंगे। The state shall take a step to organize village panchayat and indo them with blah blah blah। तो विलेज पंचायत के बारे में ये जो कथन है, ये आर्टिकल 40 में लिखी गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, स्टेट शैल टेक ए स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ब्ला ब्ला। तो ये चूंकि आर्टिकल 40 जो है पार्ट 4 में है, जिसको कि हम डीपीएसपी पार्ट बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप ये पता है, थोड़ा सा आपने डीपीएसपी का पढ़ा है लिस्ट, तो ये पार्ट 4 में है। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी उन्होंने पूछा था, मैंने आपको बताया भी था। इसमें पब्लिक ओपिनियन सबसे अच्छा है ऑप्शन है। इसी तरह ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किस डॉक्ट्राइन पे, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि ये रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। बहुत ऑब्वियस है आपको, अभी भी मैंने जो बताया उससे आपको समझ में आ रहा होगा। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट जो है वो किस में वर्णित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप इस 2 आर्टिकल से दोस्ती कर लीजिए। एक आर्टिकल 311 जिसमें कि सिविल सर्वेंट को काफी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि उनकी सर्विस को कोई ऐसे छीन नहीं सकता है, उसके लिए इंक्वायरी होगी, स्पीकिंग ऑर्डर होगा, इसलिए सिविल सर्वेंट जो है काफी आश्वस्त महसूस करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि ये जो अम्ब्रेला है प्रोटेक्शन का आर्टिकल 311 उसको हटा लेना चाहिए, इसके चलते ही सिविल सर्विस सर्वेंट जो है वो जिद्दी, स्टबर्न हो गए हैं, कंप्लेसेंट हो गए हैं, उनको अपने सर्विस के हटने की चिंता नहीं है। आर्टिकल 312 भी बहुत इंपॉर्टेंट, किसमें ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि किस ऑल इंडिया सर्विस की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल 3 के नाम लेता है, वो है आईएएस, आईपीएस और आईजेएस, जुडिशियल सर्विस। लेकिन आईजेएस कोई सर्विस अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुई है, लेकिन एक सर्विस जो कंस्टिट्यूट हुई है ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो इसमें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए आप देखें तो इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित जो 3 है उसमें आईजेएस है और आईएफओएस नहीं है।
विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन अपने और बाहर के दुनिया से जो कम्युनिकेट करती है उसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं, पीआर एक्टिविटी कहते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनरली इन्वॉल्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप कंफ्यूज करेंगे क्योंकि सब कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट में है जो टेलर ने दिया। मेंटल रिवॉल्यूशन है, टाइम मोशन स्टडी है, फंक्शनल फोरमैनशिप है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। लेकिन जो इसका इसेंस है वो है कि वन बेस्ट वे टू डू ए जॉब, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो टाइम एंड मोशन स्टडी पे बेस्ड है, इसलिए यही सही है। एक और क्वेश्चन सेम आएगा आगे जाके, उन्होंने रिपीट किया है इसको। द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू साइंटिफिक मैनेजमेंट कहां से आया? तो ये ऑफकोर्स वर्कर मैनेजर सबसे आया, ट्रेड यूनियन, लेकिन सबसे ज्यादा जो ह्यूमन रिलेटिविस्ट जो थे, रिलेशनलिस्ट कह लीजिए, इल्टन मायो और उसके बाद उनसे उसको ज्यादा आया कि ये बहुत मैकेनिस्टिक है, इसमें ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट को नहीं ध्यान दिया था एंड ऑल। हु इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द सोशल सिस्टम स्कूल? तो ये चेस्टर बर्नार्ड हैं, ये इसको रट सकते हैं आप क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ दिया गया यूजीसी नेट के चलते। इन्होंने एक बुक लिखा था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा चेस्टर बर्नार्ड के बारे में आप ये जानिए कि ये बिहेवियरल स्कूल के एक तरह से प्रणेता थे, जिनके लाइन पे चल के साइमन जो है इतने बड़े बिहेवियरलिस्ट बने, वो चेस्टर बर्नार्ड से प्रभावित थे। इन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया वो तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी इसको साइमन कहते थे। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम करा दिया विच इज सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड पर्सनल एक्टिविटी और फोर्सेज ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल इंटिटी है जहां सोशली कंस्ट्रक्टेड या कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी 2 या 2 से अधिक पर्सन का दिखता है। चेस्टर बर्नार्ड। Who is regarded as the most dominant thinker in the field of administrative thought? ये सब क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई बोलेगा कि साइमन है, कोई बोलेगा रिग्स है, कोई बोलेगा वेबर है, कोई फेयोल बोलेगा। आई डोंट नो हाउ दे कैन दे आस्क, बट चलिए ठीक है, साइमन को माना जा सकता है इससे बड़ा थिंकर। इन सब में शायद कोई नहीं है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन? अब मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको है नहीं अंडर ग्रेजुएट में, लेकिन ये बहुत हाई लेवल से पूछ रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल और फॉर्मल मीन्स पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस जो है वो वन, इसमें से जितने भी हैं उसका इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कॉन्फ्रेंस या ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो यहाँ पे जो है यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है हेनरी फायोल ने दिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये साइमन ने भी दिया है, और चेस्टर बर्नार्ड। अभी फॉर्मल अथॉरिटी जो है वेबर ने दिया है, जिसको रैशनल लीगल अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ये बेसिकली इयान हैमिल्टन ने दिया था। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इयान हैमिल्टन, उन्होंने ये 1922 में दिया था, ये मुनी ने नहीं दिया था। मुनी ने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्योरी दिए हैं, अथॉरिटी की थ्योरी दी, लेकिन ये नहीं दिया, इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल ये भी इसको याद कर लीजिए इयान हैमिल्टन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लीडरशिप? ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ये सब आपको यूजीसी नेट से लाता है, यूजी में कोई नहीं, इसलिए ये पेपर जो है बहुत आर्बिट बन गया। यहाँ पे जो फर्स्ट जो सिस्टमेटिक हुआ था वो अप्रोच तो ट्रेट अप्रोच था, इसको ग्रेट लीडर अप्रोच भी कहते हैं, कि लीडर जनजात होते हैं, बोर्न होते हैं, उनमें कुछ खास गुण होते हैं, उनमें ट्रेट होते हैं। लेकिन ये जो स्टडी की गई थी ओहायो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले की गई थी 1945 में, तो ये सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगेन आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा ये कोऑर्डिनेशन एंड ऑल यूजी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको पता है कि POCC जो हेनरी फायोल में दिया था उसमें भी कोऑर्डिनेशन आता है, और जो पोस्ट कॉर्ब है उसमें भी कोऑर्डिनेशन आता है, ये दोनों में। तो कोऑर्डिनेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मल मेथड जो हो सकता है मेरे हिसाब से, अगेन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ और पढ़ लीजिएगा, बट आई थिंक इन सब में जो हिरार्की है फॉर्मल, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वैसे और पढ़ लीजिए। द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इज। अब यहाँ पे चूंकि बिहेवियरल अप्रोच के जो दोनों एक्सपोनेंट है, बर्नार्ड भी और साइमन भी, लेकिन साइमन उनसे काफ़ी आगे बढ़ गया, ऑफकोर्स ये से इन्फ्लुएंस थे, तो यू कैन गो विथ साइमन। इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन्होंने लिखा था, जो एक सेमिनल बुक है, बिहेवियरल अप्रोच। अब कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरल अप्रोच के एक तरह से प्रणेता जो है वो साइमन है। फायोल्स एक्टिविटीज कंसर्निंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर। अभी मैं जो आपको बताया था POCC यहाँ पे है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये जो है उन्होंने POCC दिया था, जो इसी तरह की बात जो है बाद में पोस्ट कॉर्ब में गुलिक उर्विक ने भी कहा था।
द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड। अब यहाँ पे मुझे इनसे थोड़ा क्वेश्चन मार्क में कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसमें सभी है, हिरार्की है, रूल ओरिएंटेशन है, डिवीजन लेबर है, रोल स्पेसिफिसिटी इसी से निकलता है, डिवीजन ऑफ लेबर से, स्पेशलाइजेशन, इम्पर्सनलिटी भी होती है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो ऑल है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, रूल ओरिएंटेशन को हटा दिया है। हाउ कैन यू, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी कितने ज्यादा रूल ओरिएंटेड होती है, तो इसलिए ये मैं इनवैलिड क्वेश्चन कैटेगरी में रख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज कौन अपॉइंट करते हैं, ये बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट जज को जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस जो उस स्टेट के होते हैं उनके, तो ये आप गवर्नर सही है। यहाँ पे सॉरी कि पढ़ा नहीं जा रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ब्रॉट टू द फोर द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर ऑफ द वर्क सिचुएशन है, वो भी सही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी सही, लेकिन यहाँ सोशल फैक्टर दोनों मिल जाता है, तो इसलिए ये चूंकि दोनों मिला दिया, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे कि आप फर्स्ट ऑप्शन को देख के ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत स्टूडेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे जो है यदि आप देखें तो ओनली 4 जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड फॉर, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो जिसको रिप्रेजेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें आ सकता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है। अब ये मुझे लगता है चारों आ सकता है। अब यहाँ पे अब ये चूंकि चारों ऑप्शन है नहीं, तो आप देखें तो क्या है, मतलब 2 या 3 ऑप्शन इसमें हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आता ही है, रेवेन्यू भी आता है, तो बेटर है कि 1 एंड 3 को आप चुन लीजिए, बिकॉज एक ऑप्शन है 1 एंड 3, आई थिंक 1, 2 एंड 3 है, तो 1, 2 एंड 3 चुन लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं आएगा आई डोंट नो, बट एनीवेज इन तीनों को चुन लीजिए। ये सब डाउटफुल टाइप ऑफ फ्रेम ऑप्शंस हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे मनी बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत होती है, मतलब लोकसभा में, उसी तरह वहाँ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड फर्स्ट इन विच स्टेट, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा था किस स्टेट में पहली बार हुआ, वो था स्टेट राजस्थान, और सेकंड था आंध्र प्रदेश, क्योंकि इन्होंने दोनों दे दिया, और ये खुद ही इन्होंने कई बार पूछा होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज ब्रॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी आप दूसरा देख रहे हैं, एक अभी आपने देखा जो जापान से हम लोगों ने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लाया है, और ये जो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये कहाँ से ले रहे हैं, ये इनका बहुत फेवरेट है, और कई एग्जाम का फेवरेट है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो इन्होंने भी रिपीट किया है और कई जगह पूछा गया है, तो मावलंकर थे। तो आपको ना फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुकुमार सेन थे मुझे लगता है, फर्स्ट जो चीफ स्टैटिशियन थे जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाने में के एक तरह से चीफ आर्किटेक्ट थे, महालोमनीस और मावलंकर, ये सब चीजें याद रखना चाहिए, फर्स्ट 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 हमेशा याद रखना चाहिए। हु who termed Indian Constitution as quasi-federal, ये बहुत ही रिपीटेड घिसा पिटा बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोफेसर केसी वेयर क्वाजाई फेडरल कहा था। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP शॉर्ट में कहते हैं, जो नेहरू जी का पेट प्रोग्राम था, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO जो कि पूरे जैसे कलेक्टर जैसा वो फेमस हो गया डेवलपमेंट के लिए एक ब्लॉक में, वो 1952 में लॉन्च हुआ था। नगर पंचायत जो है वो आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, नगर पंचायत इज कंस्टिट्यूटेड इन एरिया ट्रांजिशन एरिया, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हो रहा है, वो ऑलरेडी ये लैंग्वेज जो है लिखा हुआ है कंस्टिट्यूशन ऑफ, लेकिन ये चीज याद रखें कि हाँ लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है नगर पंचायत। विच वन इज द बेसिक टेरिटोरियल, ये लिखा हुआ था टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इंडिया का, मतलब बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है इंडिया का, वो क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट है, हम जानते हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट या जिला जिसको बोलते हैं, वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। हु उस जहां इसको हेड जो है कलेक्टर करता है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री एंड असेंबली, तो कलेक्टर जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो है रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा घुमा दिया है,
पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट कोई रोल नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जुडिशियल का कोई रोल नहीं है, तो एक ही बचता है रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जनरली कलेक्टर जो होते हैं वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली कंसर्न विद, क्लासिकल मतलब जितने टेलर, वेबर, गुलिक, उर्विक, फायोल, जो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल क्लोज्ड मानते थे, जो मैकेनिस्टिक थ्योरी जिन्होंने दिया है, जो इसको जिसमें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, उस टाइप की, जो ये क्लेम करते थे कि हम एक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और हर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मली लागू होगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो ठीक है, ये वन जरूर होगा, तो वन जिसमें है तो सब में वन है तो कोई फर्क नहीं। इफिशिएंसी एट द ऑपरेटिव लेवल देख लीजिए, इसको रुक जाते हैं। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन से कोई नाता इनको नहीं था, तो 3 नहीं होना चाहिए, जिसमें भी 3 है उसको काट दीजिए, तो किसी में 3 है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 नहीं हो जाए, एडेप्टिव नेचर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, ये इकोलॉजिकल अप्रोच है, कोई एडेप्टिव नहीं था, क्लोज ऑर्गेनाइजेशन था, उसको पूरा कंट्रोल किया जा सकता था। तो 4 जो है वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें क्या बचा, एक में ओनली 1 है और एक में 1 एंड 5 है। 5 देखते हैं, बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो तो था ही, तो ये बेटर है कि 1 एंड 5 को आप ऑप्ट कीजिए, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे इफिशिएंसी एट द ऑपरेटिव लेवल छूट जाता है, इसका कोई कारण नहीं है, वो भी हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, ये इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये कोई भी सही नहीं है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में इस तरह से किया भी नहीं गया। यहाँ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड है, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई डिवोल्यूशन या डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप इसको मारना ही हो टिक, तो ये एक तरह का आप क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर यदि अथॉरिटी की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसको आप डेलीगेशन कह सकते हैं, डेलीगेशन कह सकते हैं। मतलब डेलीगेशन में क्या होता है कि आप डेलीगेट तो करते हो, लेकिन आपके पास में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर आप ही पास रहती, कभी भी छीन भी सकते हो। तो उस टाइप की तो इंडिया में की नहीं जाती है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही शेड्यूल 7 के तहत जो है वो डिवाइड कर देता है। आई डोंट नो ये क्वेश्चन इन्होंने क्या सोच के पूछा है, लेकिन ठीक है, डेलीगेशन मतलब कर लीजिए, बट आई डोंट नो। यहाँ पे देखिए, द वॉच वर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, यहाँ पे आगे देखना पड़ेगा। वॉच वर्ड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस है, पब्लिक वैल्यू है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करता है वो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, वो सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड वेडनर थे। यहाँ वेडनर केवल दिया है, इसके पहले एडवर्ड लगा लीजिए, इसको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ऑथोरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर वॉज डिस्क्राइब बाई। अब ये सब मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टाइप का किसने कहा, ये इतना डिफिकल्ट है। इसका आंसर है मूनी एंड रिले, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी थ्योरी भी दी है, और उन्होंने स्केलर चेन, जिसको कि हेरारकी कहते हैं, वो भी इन्होंने कहा था, स्केलर चेन, हेरारकी, फॉर्मल हेरारकी, बट डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड आर्बिट, यही सब इस पेपर को आर्बिट बनाता है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वॉज रिजेक्टेड बाय, पहले तो यानी कि किसने दिया था, हेनरी फायोल इसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होता ये है कि कोई भी जो सबॉर्डिनेट है, मान लीजिए आप सबॉर्डिनेट, आपका दुनिया में केवल एक बॉस हो बस। यदि 2 बॉस हो गया, B1 B2 हो गया, तो यूनिटी ऑफ कमांड भंग हो गया। मतलब एक सबॉर्डिनेट को केवल एक बॉस, मतलब वो एक ही को रिपोर्ट करता है। तो इसको इन सब थिंकर ने जो है रिजेक्ट किया था, याद कर लीजिए। यहाँ पे जेडी मिलेट और आपको हडसन ये अलग दिखते हैं, वैसे टेलर और सिमन तो बहुत ही फेमस है जो रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑल आप कर दीजिए, ऑल है एक, तो ऑल कर लीजिए। मास्टरमैन कमिटी जो है, ये सब इंग्लैंड की कमिटी थी, बहुत सारे फुलटन, मास्टरमैन, विटले, काउंसिल, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन्होंने जो है एक तरह से ये कहा था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में सिविल सर्वेंट भाग नहीं ले सकते हैं, ना ही वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा सकते हैं, लाइक न्यूट्रलिटी को लेकर के। तो सर्विस कंडीशन ठीक है, ऐसा बहुत वेग लिखा है इन्होंने, लिखना चाहिए था पॉलिटिकल एक्टिविटी टू सिविल सर्वेंट, तो पॉलिटिकल सर्विस कंडीशन लिखा है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ओके। अमॉन्ग द 7 वाइटल ऑर्गन ऑफ द सप्तांग थ्योरी, तो बहुत आसान हो जाएगा, सप्तांग थ्योरी में 7 थे, उसमें से कौन इसमें से नहीं है, ये कौटिल्य का सप्तांग में कौन नहीं है, तो पुरोहित तो कहीं नहीं था उसमें, मित्र, दंड,
जनपद, स्वामी, अमात, ये सब सब थे, दुर्ग, कोश, ये सब था। द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये आप मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन या जनरल नॉलेज क्वेश्चन होता है कि हमारा जो 12 नॉटिकल माइल मतलब कि करीब मुझे लगता है 2 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.82 किलोमीटर, देख लीजिएगा। जो 12 नॉटिकल माइल तक जो है हमारे समुद्री सीमा तक, मतलब हमारे तट से लेके 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया ही माना जाता है, मतलब कोई कंट्री ही माना जाता है। यहाँ पे कोई यदि कोई भी मतलब कि दूसरे कंट्री का जहाज या कोई भी अदर नहीं घुस सकता बिना इंडिया के परमिशन के, ये हमारा ही लैंड है। और इसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया या कोई भी कंट्री अपने तट से बिल्कुल यहाँ फिशिंग, यहाँ पे माइनिंग कुछ भी कर सकता है, उसका पूरा एक्सक्लूसिव अधिकार है उसको इकोनॉमिक दोहन करने का, दूसरा कंट्री उसे परमिशन लेके ही कर सकता है। उसके आगे जो है 200 नॉटिकल माइल के आगे फ्री सी है, जो कि ग्लोबल कॉमन है, मतलब वो किसी का नहीं है, वहां सबका हक है वहां पे बराबर। 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, जो कि प्लानिंग कमीशन के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक कह लीजिए कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी संस्था है, मतलब किसी एक्ट से भी नहीं बनी है, स्टैट्यूट से भी नहीं बनी है, ये सिंपली एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिजोल्यूशन से बनी हुई संस्था थी। इसको छोड़ के बाकी फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर 338, ये सब में देख लीजिएगा, और कमीशन फॉर टू इन्वेस्ट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 340 के तहत ये सब बनी थी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए 234 होगा। अगेन जो अप्पा के बारे में यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA बोलते हैं, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी पॉल एच एप्पलबाई के रिकमेंडेशन पे। ये सब भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगेन ये क्वेश्चन मार्क वेग है, क्योंकि आईपा जो है वो ट्रेनिंग भी करती है, टीचिंग भी करती है, रिसर्च और पब्लिकेशन सब करती है, उनके जर्नल भी निकलते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन जो है नहीं है, तो सबसे बेहतर है कि पब्लिकेशन को छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 मेरे हिसाब से जो है उसको चुन लेना सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी पता नहीं, पब्लिकेशन भी इसकी जर्नल भी निकलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो ये जस्ट एक कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि उसी टाइम में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस चीज से डील करती है, कैट बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो आर्टिकल 323A के तहत बनी है 42nd अमेंडमेंट से। ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई भी यदि मुद्दा उठता है तो उसमें वो एम्प्लॉय सीधा वहां जा सकता है, एक स्पेशल कोर्ट समझ लीजिए, तो बी है। सेक्रेटरियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को सेक्रेटरियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए लाइन एजेंसी, ये इनका घिसा पिटा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्होंने बार बार पूछा है, मैंने आपको बार बार बताया भी है कि जितने भी सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि नीति आयोग जो है वो एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है, एडवाइस देती है, वो सब। और जो जैसे CPWD हो गया, ये सब जो है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निरोगी, ये सब छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, ये सब बहुत ही अरबिट क्वेश्चन है। नेशनल पॉल्यूशन डे जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जान लीजिए, ये भी बहुत ही अरबिट है, लोग याद रखते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट, मैं नहीं करने जा रहा हूँ। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, ये बहुत ही डिफिकल्ट और अरबिट क्वेश्चन है। ये हुआ था चांद मंदिर कंटोनमेंट है पंचकुला हरियाणा में, वहां तो आप हरियाणा दे सकते हैं, पता नहीं यहाँ पे हरियाणा कहाँ पे है, चेक कर लीजिएगा। वेरी ये पूरा स्लाइड जो है वो अरबी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हरियाणा है तो हरियाणा मार लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड ए मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ फ्रेंच नेवल शिप इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सब बहुत डिफिकल्ट है, इसमें INS तर्कस ने किया है, ये सब बहुत ही मुश्किल है, और ये कोई बहुत जनरल करंट इवेंट भी इतना मैं इतना बनाता हूँ वो सब कहीं मेरे नज़र से भी नहीं गुजरा, इसका मतलब इन्होंने चुन चुन के जस्ट ऐसा दिया है कि कोई उसको बना ना पाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, ये इनका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर जो किसी भी मिनिस्ट्री या सेक्रेटरियल ऑर्गेनाइजेशन में सेक्शन ऑफिसर होता है, ये इन्होंने रिपीट किया है। तो अच्छा है कि इतने बॉम्ब बरसाने के बाद आपको थोड़ा हल्का लगेगा कि ओके सेक्शन ऑफिसर आ गए थे। आपने मेरा वीडियो भी देखा हो या पास्ट पेपर देखा हो। द वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट जो है जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट में, आपको और मुस्कुराहट आ जाएगी, चलो भाई अब मुसीबत का पल बीता और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल से किस अमेंडमेंट से गवर्न किया था, ये भी बहुत आपको मुस्कुराहट लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो है आर्टिकल 74, जिसमें ये लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये एकदम बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए गए प्रेसिडेंट के, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐसा हुआ। सो गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 दिसंबर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 19 to 25 तक, अब दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक भी मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज 14th नवंबर। मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ए प्लान नेम ग्लोबल सीड, ये क्लाइमेट चेंज की फंड है G7 के द्वारा, जिसमें कि वो जो भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं कंट्री, उनको वो एक तरह की मदद करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था। 27th UN क्लाइमेट चेंज समिट जो अभी हुई है शर्म अल शेख में, और जो 28 कॉप है वो भी अभी जब यहाँ आए रहे तो देख लीजिए, ये दुबई में हो रही है, याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है, ये मैंने जो जहाँ तक मैंने देखा ये भी 14 नवंबर को होता है। आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें से कोई 14 नवंबर नहीं है, तो आई डोंट नो इसका क्या होगा, आप चेक कर लीजिए। आर्टिकल 1 जो है क्या कहता है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल 1 इंडिया को भारत नाम से डिक्लेयर करता है और कहता है यूनियन ऑफ स्टेट होगा। मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसको बिल्कुल रट जाइए इस लाइन को। सो इट विल बी, नेक्स्ट पेज में आएगा यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंशन्ड है, कैबिनेट भी मेंशन्ड है, आर्टिकल कितने में 352 में है, देख लीजिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं मेंशन नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी भी अब जो है एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10 में मेंशन है। पहले तो बहुत कम थी, लेकिन वहां उसका जिक्र आता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 में साफ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसी से नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। टू पे टैक्सेस, जो आपको बनता है टैक्स पे करना, किस टाइप की जो है वो ड्यूटी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये लीगल ड्यूटी है, नॉट फंडामेंटल, कोई फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आती है। विच ऑफ द, और ये भी याद रखिए कि बहुत लोग इंडिया में टैक्स पे नहीं करते हैं, जैसे किसान एंड अदर, इसलिए कोई यूनिवर्सल ड्यूटी भी नहीं है। when of which of the following parliamentary committee in India serves as a watchdog on the departmental expenditure and irregularities, ये मैं शायद दूसरी बार इसी में देख रहे हैं। इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, PAC, जहां CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सो इट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ ये भी याद रख लीजिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं उसके अपॉइंटमेंट लाइक एनी अदर चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी स्पीकर करते हैं। और दूसरी बात भी कि बाय कन्वेंशन जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के लीडर को बनाया जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज रिलेटेड टू, ये पब्लिक अकाउंट लिटिगेशन PIL से रिलेटेड है। जब से PIL आई 1979, जिसमें PN भगवती जो चीफ जस्टिस है उनका एक बहुत स्पेशल रोल रहा है, ये भी पूछा जाता है। तब से जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखती है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अधिकतर सोशल कॉज पे होते हैं कि देखिए यहाँ पे इतने दिनों से नाली बदबू हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसको साफ नहीं कर रहा है, तो फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है कोर्ट ऑर्डर करती है मंडूमस के थ्रू लाइक दैट। तो वो वहाँ पे थोड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जुडिशरी अंदर घुस रही है। The function of a Union Public Service Commission can be extended by Parliament. इस तरह के कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके जो फंक्शन होते हैं वो लॉ के द्वारा केवल पार्लियामेंट ही आगे या पीछे कर सकती है या चेंज कर सकती है। एज ए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। Who has authored the book title Forks in the Road, My Days in RBI? तो इसमें RBI गवर्नर ही करेंगे। इसमें से जो RBI के गवर्नर हैं वो मुझे लगता है कि रंगराजन ही, वैसे चेक कर लीजिए और भी कोई इसमें से रहे हैं क्या क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। मनमोहन सिंह RBI गवर्नर रहे हैं कि नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। अमृत सिंह तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, तो रंगराजन रहे हैं, इन्होंने ये बुक लिखा है। बहुत फेमस ये गवर्नर रहे हैं RBI के।
आपको अभी पता है कौन गवर्नर है? मिस्टर शक्ति कांता दास। द गोवा लिबरेशन डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? चेक कर लीजिए, शायद 19 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन 1961 को, 19 दिसंबर 1961 हम लोगों ने पुर्तगीज को एक तरह से वहां से भगाया और अपने गोवा को रिक्लेम किया। उसको कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है? ये देख लीजिए, क्या ऑपरेशन विजय कहा जाता है या पोलो कहा जाता है? चेक कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू पास द लोक योग्यता बिल? ये भी बहुत ही घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन है। महाराष्ट्र है वो, जैसे वो है ना कि कहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू हुआ, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने जो है लास्ट स्लाइड में छोड़ दिया है, सॉरी, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। आई मूव्ड अहेड। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांथानाम कमिटी, जो 1962 में बैठी थी, और 64 में जो है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है। ये उस समय में जब स्थापना होती है तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही नहीं, ये इवन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। बाद में उसको 2003 में आकर के एक सीबीसी एक्ट बनता है और तब ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। ये सब जान लीजिए। सीबीसी का जो कार्यकाल है वो 4 ही साल का है, ये भी याद रख लीजिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कहा था फिर से आएगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स की वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए वर्क, जो जो दैट इज मतलब कि जो टाइम और मोशन स्टडी पे कि एक काम करने का एक सबसे बेहतर तरीका खोज निकालो और फिर सबको ट्रेनिंग दो, उसी तरीके से काम हो तो मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम काम होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट। द जोनल काउंसिल जो इंडिया में बनी है, मतलब कि जो स्टेट, जैसे कि 5-6 स्टेट जोन में है, उनको एक उनकी एक विचार करने के लिए एक बॉडी, उनके समस्या सुलझाने के लिए जोनल काउंसिल कहते हैं। ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट थी, एसआरए कहते हैं, एसआरसी तो कमीशन थी, एसआरए 1956 उसके तहत बनी है। यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जोनल काउंसिल को कौन हेड करता है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, नहीं, इसको जो है होम मिनिस्टर हेड करते हैं इसलिए। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट आईएससी, जो आर्टिकल 263 में वर्णित है, उसको हेड करते हैं पीएम, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। एक फैक्टर हाइजीन फैक्टर होती है, जैसे वर्किंग कंडीशन, सैलरी, रेस्ट टाइम एंड ऑल, एंड दूसरा मोटिवेशन फैक्टर होता है। जिस तो हाइजीन फैक्टर यदि आप देंगे तो कर्मचारी काम करेगा, ठीक से करेगा, लेकिन उसको कितना भी दे दे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यदि नहीं दे तो प्रोडक्टिविटी घटा जरूर देगा। मतलब एक ऐसा है कि घटा देगा, देंगे तो बस यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाएगा। जैसे कि जॉब इनरिचमेंट है, रिवार्ड देना है, एक्नॉलेज करना है, जॉब प्लेस पे लोगों को हैप्पी फील हो, आप उनको अच्छा फील करें, लाइक दैट, तो वो मोटिवेशन फैक्टर है। तो वर्किंग कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर एज पर हर्जबर्ग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप। ओह, मैं फिर से इसको देख रहा हूँ क्या? ये पूरा स्लाइड रिपीटेड हो गया है, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। Who has described the theories of Maslow and Herzberg as major wrong theories? अब इसको चेक कर लीजिएगा, मैं तो देखने का भी शायद रॉन्ग थ्योरीज लिखा है, सो ऑर्बिट। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन जो है, ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था, आपको पता है। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे और अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी में कहा था, लाइक सेटिस्फाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एंड ऑल। हु रोड द बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी? ये इतना फेमस बुक है, इसको जरूर आपको याद रखना चाहिए। इसी में उन्होंने अपने जो है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड दिया था, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, कि सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान की, उसके सिक्योरिटी नीड होती है, उसके ईगो एंड सेल्फ स्टीम की, लव बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, फिर ईगो सेल्फ स्टीम की नीड होती है, और लास्ट में रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। हमारी नीड बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर हायरार्की में जाते हैं। एक नीड पूरा हो जाए तो दूसरी नीड हमारी आ जाती है। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली ए गैप। ये स्टेटमेंट किस टाइप के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है कि स्टेट हर जगह है? तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो स्टेट यदि हर जगह दिखेगा तो वो एक वेलफेयर स्टेट में दिखेगा, जो रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देता है, आवास दे रहा है आपको, फ्री वैक्सीन दे रहा है, फ्री ये दे रहा है, फ्री वो दे रहा है, ये तो स्टेट हर जगह दिखता है। वेलफेयर स्टेट में देखता है, छा जाता है। द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसने क्वाइन किया था? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे थोड़ा मीडियम लेवल का है, लेकिन क्रिस्टोफर हुड ने किया था, ये तो मैंने कई बार बताया है।
शैडो कैबिनेट जो है वो किसकी फीचर है? ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन है ये, मैंने यहाँ अकोमोडेट के आगे भी कुछ क्वेश्चन है। शैडो कैबिनेट जो है यूके का एक फीचर है, ब्रिटेन का। उसमें क्या होती है कि जो अपोजिशन पार्टी होते हैं, जिस समय गवर्नमेंट चल रही होती है उसी समय अपना वो एक शैडो कैबिनेट बना लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में होता है 3 कृषि कानून बनाए, तो वो शैडो कैबिनेट बोलेगी हम इसको ऐसे बनाते, जनता के सामने ले जाती है। तो जनता को ऑलवेज एक ऑप्शन दिखता है कि यदि ये लोग सरकार में होते तो ये ऐसा करते। तो इससे जो है डेमोक्रेसी हमेशा लाइव और जीवंत रहती है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये बहुत ही आसान और नोन क्वेश्चन है, यदि आपको पता नहीं है तो एक बार के लिए हमेशा रट लीजिए, वो है फ्रेडरिक्स। वहां पे एक सीपीए बनी थी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना था, सीपीजी, यूएसए में जो बहुत फेमस था। उसके 10 साल तक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के जो है चेयरपर्सन भी फ्रेडरिक रहे थे। अभी आपने देखा कि इन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 3 ट्रेंड था कि नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल, नॉर्मेटिव से इंपेरिकल, आइडियोग्राफिक से नोमोथेटिक, इन्होंने दिया था। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है, फ्रेडरिक। ये अपने इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए भी जाने जाते हैं, जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही आता है। सिविल सर्विसेज यूएसए में कब क्रिएट किया गया? ये क्वेश्चन बहुत भ्रामक है, क्योंकि क्रिएट तो पहले भी था, लेकिन एक स्पॉइल सिस्टम था। उस समय में जो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक होते थे उनको कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी जाती थी, प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। बाद में जो वहाँ के प्रेसिडेंट जो जैक्सन के टाइम में बहुत फेमस हो गया था कि उनकी हत्या हो गई, एक व्यक्ति ने, शायद गारफील्ड नाम के थे, उन्होंने उनकी हत्या इसीलिए कर दी कि हमको स्पॉइल सिस्टम के चलते जॉब नहीं मिला, जबकि हम मेरिटोरियस थे, और दूसरे को केवल पॉलिटिकल पार्टी के लॉयल होने के चलते वो पोस्ट दे दिया गया। बाद में उस पर एक कमेटी बैठी थी, पेंडलेंटन कमेटी, जिन्होंने 1883 में अपना एक प्रस्ताव दिया कि वहाँ मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज लाया जाए। तब वहाँ पे जो है मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज लाया गया, सिविल सर्विसेज बोर्ड भी बनी वहाँ पे। Which of the following integrative system lacks integrative mechanism? I don't know क्या पूछना चाहते हैं ये सब यहाँ पे एकदम आकर के बिल्कुल इनका दिमाग जो है एक तरह से पलट गया। 90 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कट गया है, लेकिन ये बहुत फेमस जो है गुडनॉ का, जो उनका फर्स्ट नेम क्या है, जॉन एफ गुडनॉ, तो उनका जो है बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आगे हम लोग देखते हैं। ये स्टेटमेंट में बात कर रहा था। 19 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हैज टू डू विद एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट विल वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को दर्शाता है, और इसको जो है गुडनॉ, शायद फ्रेडरिक जे गुडनॉ है, देख लीजिएगा, गुडनॉ उनका सेकंड नेम से याद कर लीजिए। ये जो पब्लिक एडमिन जो डायकोटमी है, या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, इसकी शुरुआत तो वुड्रो विल्सन ने 1887 में किया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो बल दिया वो 1900 में गुडनॉ के जो बुक था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें दिया, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, जो जनता का विल है उसको पॉलिसी के थ्रू लाना, और एडमिनिस्ट्रेशन का बस सर झुका के उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। तो दोनों में अब आज के समय में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। फिफ्थ रिपब्लिक जो फ्रांस में था, जिसको कि फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल, फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखिए, जब फिफ्थ रिपब्लिक, सिक्स्थ रिपब्लिक इस टाइप का किसी भी कंट्री में कहा जाता है, जर्मनी में भी थर्ड राइक, सेकंड राइक ऐसा कहा था, तो वो जो है वहां पे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बदल दी जाती है तो वो एक नया ही रिपब्लिक कहलाता है, क्योंकि फिर से जो है एक एग्रीमेंट बना और फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वहां 5 बार ऐसा हो चुका है, जो फिफ्थ रिपब्लिक वहां जो फिफ्थ रिपब्लिक बना, जो 5वें बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के बेसिस पे, या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1958 में बना था। ये एक बहुत बड़ी घटना थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि फ्रांस बहुत तरीके से बदला था इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और वो उसकी जो ट्रिगरिंग पॉइंट थी वो थी कि अल्जीरिया, जो उसका क्राउन ज्वेल था, मतलब जिस तरह इंडिया जो है यूके का जो है ज्वेल क्राउन था कि हमारा इंडिया पे राज है, उसी तरह अल्जीरिया जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, उस पर फ्रांस का राज था। और वहाँ विद्रोह हो जाता है, रिवॉल्यूशन हो जाता है, और वो इनके हाथ से चला जाता है। तो यहाँ एक पॉलिटिकल क्राइसिस आती है और 5वां रिपब्लिक बनता है। ग्रैंड कॉर्प्स जो है फ्रेंच सिविल, आई डोंट नो फ्रांस से इतना क्यों पूछ रहे हैं, कोई फ्रांस का एग्जाम तो है नहीं। तो ग्रैंड कॉर्प्स जो है फ्रेंच सिविल सर्विसेज में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल जो कैडर होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको ग्रैंड कॉर्प्स कहते हैं। तो सीनियर लेवल ऑफ जर्नलिस्ट कम स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, ये किस में रखा है? अभी आपने देखा कि मास्टरमाइंड कमेटी ने कहा था पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे, तो फिर दूसरी बार उन्होंने पूछ दिया है। बाकी सबको भी पढ़ लीजिएगा, शायद नॉर्थकॉट ट्रैवलिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड था। फुलटन जो है
जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट से था, तो दो दो बार फुलटॉन, आप देखिए फुलटॉन कमेटी, मतलब कितनी बेध्यानी से क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये भी देख लीजिए। मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करते हैं, आपको जो मर्जी आती है कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी तरीके से पूछ लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देते कि एक ही ऑप्शन दो बार है, एक ही क्वेश्चन दो बार है, और क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं वो भी पता नहीं है, गलत भी ला रहे हैं, कोई डे, इवन डे में भी गलती हो जाती है, कौन सा डे है हम लोगों ने भी देखा, उसमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये बहुत फेमस कथन है हर्बर्ट मॉरिसन का। इसका मायने क्या होता है? बेसिकली हर्बर्ट मॉरिसन ये कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी के बगैर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। आपको परेशानी होती है बाबूडम से, रेड टेप है, डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, थोड़ा निपोटिज्म भी होता है, करप्शन होता है, लेकिन उसको झेलना पड़ेगा यदि आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाना है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतना अनस्टेबल आपको एडमिनिस्ट्रेशन देता है, मिनिस्टर हमेशा चेंज होते रहते हैं, पॉलिसी बदलती रहती है। वैसे में स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूटी के लिए एक ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी एक प्राइस है जो हम लोग पे करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, हर्बर्ट मॉरिसन। इसके अलावा रैमसे म्यूर ने भी बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क किया है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मेरे गाइड में भी है। थॉमस कार्लाइल ने भी इसको जो है कंटिनेंटल न्यूसेंस करार दिया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट ये जो जामिया जो जिसको यूज करता है, वैसे ये वर्ड अब यूज ऐसे होता नहीं है, इसको सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हम लोग कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये सेंट्रल सेक्रेटरीट यूज करते हैं। एक सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज भी इंडिया में होती है, CSS कहते हैं, जो सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट इससे ऊपर वो बढ़ते हैं, और IS से जो एग्जाम होती है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाते हैं सीधा एज ए सेक्शन ऑफिसर या उसके ऊपर, और ऊपर जाकर के वो डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनते हैं। तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल सेक्रेटरीट का वो क्या है, यहाँ भी आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरीट का आप देखेंगे तो वो सब कुछ करते हैं, पॉलिसी बनवाने में भी हेल्प करते हैं मिनिस्टर को, और इम्प्लीमेंट करने में भी। तो यहाँ फ्रेमिंग लेजिस्लेशन एंड रूल्स भी इनका काम है। असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग भी बहुत बड़ा काम है। बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर भी काम है। कोऑर्डिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, तो चलिए पता नहीं, इंटरप्रिट तो करते नहीं है, तो चलिए यहाँ पे सभी है, लेकिन असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग शायद सबसे सबसे ज्यादा जो इसका बड़ा काम है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है एक्चुअली, एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सेंट्रल सेक्रेटरी सबसे बड़ा काम है, जो इसमें कहीं दिखता ही नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थैंकफुली वी हैव रीच न्यूट्रलिटी इन द पब्लिक ऑफिस टेंड्स इन द एंड टू मोर करप्शन एंड सॉरी मैं इसका नहीं ढूंढ पाया हूँ क्योंकि इतना अरबिट टाइप का है, आप इसको ढूंढिए। तो इस बैड नोट पे कि तो ये पेपर जो है, अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं अंत में, आपको थैंक्स देंगे, उसके पहले चलिए कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। ये पेपर टफ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो बीच बीच में काफ़ी आसान और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मीडियम, और कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कट ऑफ लो जाएगा। जो अरबिट जो इसमें क्वेश्चन थे वो मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन करीब 10 से 15 इसमें अरबिट क्वेश्चन है, और 10 से 15 इसमें टफ है। यदि इसको मैक्सिमम आप निकाल दीजिए 30 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन में ही लड़ाई होने वाली है, और 70 में यदि कोई 60 लाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इस 30 में वो डेफिनेटली 10 नंबर और लाएगा। सो ले दे के कट ऑफ जो है 70 के आसपास इसमें जा सकता है मैक्सिमम, मतलब मुझे लगता है कि 70 लाने वाले काफी आराम में होंगे। अब जो आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कश्मीरी, मुझे नहीं पता है अनफॉर्चुनेटली, मैंने उतना डीपली नहीं देखा है, और पिछले बार का कट ऑफ भी नहीं देखा। आप भी मुझे एजुकेट कर सकते हो कि सर पिछली बार का कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या था, तो मैं आपको थोड़ा बहुत, पिछले बार का क्वेश्चन मेरे पास में है तो उसको देख के मैं आपको कंपेरेटिवली जरूर बता दूंगा कि इस बार वो कितना से आगे या पीछे जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ एंड अरबिट साइड में है, तो कट ऑफ लो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सॉरी कि मैं थोड़ा लेट से इसको ला पा रहा हूँ। मैंने इसको बना लिया था उसी दिन जिस दिन एग्जाम हुआ था, लेकिन बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक पेपर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर क्या हुआ, नहीं, नेक्स्ट डे मैंने बनाया था, और उस दिन जो है 3rd को पॉल साइंस के पेपर आ गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको पहले प्रेफरेंस दिया, ऐसा ही होता है। तो ओके, थैंक यू कि आपने देखा, फिर भी लेट से भी मैंने बनाया है तो, एंड आई होप कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे, और हर एग्जाम के लिए उठाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि CUET PG जो होने वाली है वो, AMU और CPET उड़ीसा एंड इवन UGC नेट में भी देखेंगे आप, काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन आएंगे। और यदि आप पॉल साइंस हेल्प का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका कि मैंने शुरू में बताया था, तो आप इस पे अपना नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर आप भेजें, आपको आगे गाइड की जाएगी। और यदि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन इन सब एग्जाम के लिए PG जो अभी होने वाले हैं, खास करके CUET PG, ये 2 बुक है, आप इसको किंडल से लीजिए। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज भी मुझे 2-3 मेल मिले हैं कि सर मैंने किंडल पे
खरीदा लेकिन मुझे किंडल में दिख नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, आप जिस आईडी और पासवर्ड से आप अमेजन पे बुक खरीदते हैं, सेम आईडी और पासवर्ड से आपको किंडल ऐप में लॉगिन करना है। दोनों में डिफरेंट होगा तो कैसे दिखेगा? आप अपने फ्रेंड या भाई को बोलते हैं कि खरीद दो, और फिर अपने आईडी से जो है आप इंटर कर जाते हैं किंडल ऐप में, तो वो कैसे जानेगा कि आपका किस आईडी से आपने परचेज किया था? जिस आईडी से आपने परचेज किया है उसी आईडी से किंडल ऐप में जाएंगे तो उसके लाइब्रेरी में दिखेगी। ओके, बाय।